फोन और कविता की चिंता। मॉम कैसी हो? फोन पर रीना की चहकती आवाज सुनाई पड़ी। मैं तो ठीक हूं, पर तू बता कैसी है? मॉम, वैसे तो सब ठीक है, पर गर्मी इतनी है कि कूलर की हवा में भी पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। उमस के कारण पूरा बदन चिपचिपाता रहता है। गर्मी तो यहाँ भी बहुत है। मॉम, हम एसी लेने की सोच रहे हैं। यदि 10,000 आप दे दें तो बाकी हम अरेंज कर लेंगे। रीना ने तुरंत अपनी बात पर आते हुए कहा। बेटी, तुम तो जानती ही हो कि अभी तुम्हारे विवाह पर इतना खर्चा हुआ है। लोन लिया है, उसे चुकाना है, ऊपर से सीमा की पढ़ाई का खर्च। ठीक है, तुम्हारे डैडी से बात करूंगी। कविता ने बात वहीं समाप्त करने के गर्ज से कहा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो फोन पर ही वाद विवाद करने लगती। ठीक है मॉम, शाम को फिर बात करूंगी, लेकिन डैडी से पूछ जरूर लेना। रीना ने तुरंत उत्तर दिया और फोन रख दिया। एक बार फिर कविता की आंखों में सूनापन उतर आया। क्या हो गया है इस लड़की को जो विवाह तय होते ही इतना बदल गई? लगभग आवश्यकता की हर वस्तु उन्होंने उसको दी है, और अब एसी की डिमांड। क्या उसे इतना भी एहसास नहीं है कि उसके माता पिता उसके विवाह में इतना खर्चा कहाँ से कर पाए हैं? बदलती पीढ़ी और परवरिश की चुनौती। ये सच है कि आज नई पीढ़ी की सोच में काफी परिवर्तन आया है। पुरानी पीढ़ी के विपरीत नई पीढ़ी अब भविष्य के नाम पर वर्तमान को कष्ट में नहीं बिताना चाहती। आज उसे पूरी गृहस्थी सजी सजाई चाहिए। शायद आज की पीढ़ी में धैर्य नाम की चीज ही नहीं बची है। इसमें बच्चों की भी कोई गलती नहीं है। माता पिता ही बचपन से बच्चों की हर इच्छा को पूरी करते हुए ये नहीं सोचते कि जीवन में जहां फूल हैं वहां कांटे भी होंगे। सोचते हुए कविता ने एक लंबी सांस ली। विनीत ऑफिस तथा सीमा कॉलेज जा चुकी थी। करने को कुछ नहीं था, अतः वह सदा की तरह बालकनी में पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गई। पार्क की हरियाली और चहल पहल में वो अपनी सारी परेशानियां भूल जाया करती है, पर आज कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। स्वयं को तनावमुक्त करने के प्रयत्न में वो कुर्सी पर अधलेटी मुद्रा में लेट गई। न चाहते हुए भी अतीत और वर्तमान की किताब के पन्ने बार बार उनकी आंखों के सामने उड़ उड़कर उसे बेचैन करने लगे। रीना और सीमा उसकी बेटियां हैं। प्रारंभ से ही वो उनकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करती रही है। वो पैसों की कमी के कारण उनके मन में कोई हीन भावना या कुंठा उत्पन्न नहीं होने देना चाहती थी। जब घर में पहला कूलर आया तो पहले उसने बच्चों के कमरे में लगवाया, बाद में अपने। वर्षों बाद जब एसी खरीदने का मन बना तब पहला एसी भी उसने रीना और सीमा के कमरे में लगवाया। अपनी इसी सोच के कारण उनके मैट्रिक करते ही उसने उनको बाइक खरीदवा दी थी, जिससे वे ठीक से पढ़ पाएं। वो सोच नहीं पा रही थी कि उसकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई जो रीना उसे समझाना ही नहीं चाह रही है। अब महसूस हो रहा था कि माता पिता को बच्चों की मांग को पूरा करते समय ये एहसास दिलाना भी आवश्यक है कि जिस चीज की उसने मांग की है क्या वो उसके लिए आवश्यक है या वो दूसरों की देखा देखी उसको लेना चाह रहा है। बढ़ती लालसा और बच्चों का स्वार्थ। प्रारंभ से ही हर अभाव से उन्हें दूर रखने के प्रयत्न के कारण ही रीना और सीमा थोड़ी स्वार्थी, ईर्ष्यालु और आत्मकेंद्रित होती चली गई थीं। धीरे धीरे उनकी लालसा बढ़ती गई। उनके असहयोगात्मक रुख देखकर उनकी खुशी के लिए विनीत मन मारकर सेविंग में से पैसे निकालकर उनकी इच्छा पूरी भी कर देते थे। पर अब लग रहा है कि ऐसा करके हम उनको तो बिगाड़ ही रहे थे, अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे थे, क्योंकि उन्हें बस अपनी सुविधा, असुविधा या आवश्यकता का ही ध्यान रहता था। सीमा छोटी होने के बावजूद भी रीना की तुलना में थोड़ी समझदार थी, जबकि रीना सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती थी। रीना और सीमा अपने अपने कार्यकलापों में इतना व्यस्त रहती कि कविता के पास बैठने या बातें करने का भी उनके पास समय नहीं रहता था। रीना जहां पढ़ाई के अतिरिक्त अपने मित्रों के साथ सैर सपाटे में व्यस्त रहती, वहीं सीमा को पढ़ाई के साथ चित्रकला से लगाव था। घूमने फिरने के बावजूद रीना ने दिमाग अच्छा पाया था, अतः पढ़ाई में अव्वल आती रही। यही कारण था कि पहली बार में ही डॉक्टरी की प्रतियोगी परीक्षा में चुन ली गई। अपने पापा की चहेती जैसे जैसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई, दम्भी होती चली गई। मुंह से इच्छा निकली नहीं कि पूरी होनी ही चाहिए, वरना शिकायतों का सिलसिला प्रारंभ हो जाता। विनीत हमेशा कहते, अभी बच्ची है, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। विवाह की फरमाइशें और दहेज का सवाल। समय के साथ कुछ ठीक नहीं हुआ था। जैसे जैसे बड़ी होती गई उनकी इच्छाएं बढ़ती ही गईं। रीना की डॉक्टरी की पढ़ाई समाप्त होते ही अब उसका घर बसाने की चिंता प्रारंभ हो गई। कई लड़के देखने के पश्चात नवीन पसंद आया। वो भी डॉक्टर था। उनकी कोई मांग नहीं थी, इससे भी अधिक प्रसन्नता इस बात की थी। विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गईं। एक दिन वो और विनीत विवाह में दिए जाने वाले सामान की लिस्ट बना रहे थे कि रीना आ गई। डैड, आपने इसमें माइक्रोवेव तो लिखा ही नहीं है। हाँ, 56 इंच वाला स्मार्ट टीवी ही दीजिएगा, वरना उसके बिना मजा नहीं आएगा। पलंग, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोफा, डाइनिंग टेबल तो देंगे ही। अब रीना का सारा समय फरमाइशों और शॉपिंग में व्यतीत होने लगा।
विवाह का जोड़ा उसने 50,000 का पसंद किया। कविता को लग रहा था कितना अंतर आ गया है आज और कल में। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये उनकी जागरूकता है या लोलुपता। रीना की फरमाइशों को सुनकर विनीत भी तनाव में आने लगे थे। विवाह के लिए उनको पीएफ से रकम निकलवाने के अतिरिक्त बैंक से भी लोन लेना पड़ रहा था। कविता को महसूस हो रहा था कि लड़की की पढ़ाई में तो खर्चा होता ही है, विवाह में भी खर्चा करना ही पड़ता है। रीना की नित नई फरमाइश सुनकर एक दिन सीमा भी बोल उठी, दीदी ने तो ऐसी लूट मचा रखी है, मानो फिर कभी कुछ मिले या न मिले। उस समय उसने सीमा को टोक दिया था, पर उसने जो कहा वही तो उसके मन में भी चल रहा था। तो क्या आज लड़कियां स्वयं भी दहेज चाहने लगी है? बार बार यह प्रश्न उसके मन मस्तिष्क को मथने लगा था। विदाई का क्षण और पत्थर दिलमा। विवाह का दिन भी आ गया। गुलाबी जोड़े में सजी रीना परी सी लग रही थी। विदाई की बेला भी आ गई। कविता की मान्यता रही थी कि बेटी को रोते रोते नहीं, वरन हंसते हुए विदा करना चाहिए। विदा के समय बेटी अच्छी यादों को लेकर जाए, ना कि माता पिता के आंसुओं से भरे चेहरे को। अपनी इसी मनस्थिति के कारण विदा के समय वो यत्नपूर्वक आंसुओं को पीती रही, पर उन्हें बहने नहीं दिया। विनीत भी फफक फफक कर रो पड़े थे, किंतु कविता रीति आंखों से पुत्री को विदा होते देखती रही थी। देखो कैसी माँ है, मेरी बेटी विदा हुई थी तब कई दिनों तक मेरे आंसुओं ने रुकने का नाम ही नहीं लिया था। उसे बेटी को ऐसे विदा करते देखकर उसकी पड़ोसन ने कहा, हाँ दीदी पत्थर दिल है, सबकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और एक ये है बुद्ध बनी खड़ी है। दूसरी आवाज आई। कविता का मन किया कि एक बार पलट कर देखे, पर मन पर काबू कर लिया। उसे चुप देखकर बात संभाली थी उसकी ननद नंदिता ने। बेटी के वियोग में भाभी के आंसू सूख गए हैं। विवाह के बाद भी फरमाइशें। 6 महीने हो गए थे रीना के विवाह को। नवीन उसका बेहद ख्याल रखता था। ससुराल भी अच्छी और संपन्न थी, पर वो जब भी आती डेकोरेशन की, किचन की या कोई भी मनपसंद चीज ये कहकर ले जाती कि मम्मा मेरे पास नहीं है, क्या मैं ले जाऊं? भला उसके आग्रह को वो कैसे नकार पाती? ऐसा नहीं है कि वो ये चीजें खरीद नहीं सकती थी। अभी कुछ दिन पूर्व उसने 70 लाख का 3 बेडरूम का फ्लैट बुक करवाया था। अपना एक अलग नर्सिंग होम खोलने की भी प्लानिंग चल रही थी, पर फिर भी छोटी छोटी चीजें मांगना या ले जाना उसकी आदत सी बन गई थी। एक बार जब वो ड्राइंग रूम में रखे सिरेमिक के फ्लावर पॉट को देखकर बोली, मम्मा ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास कोई फ्लावर पॉट नहीं है, क्या मैं इसे ले जाऊं? कविता ने उसे इजाजत दे दी थी। उसके जाने के पश्चात सीमा ने क्रोधित होकर कहा था, मम्मा दीदी की यही आदत अच्छी नहीं लगती। फ्लावर पॉट वो स्वयं भी तो खरीद सकती थी, ले जाने की क्या आवश्यकता थी? कविता ने कहा, तेरी बड़ी बहन है, विवाह हो गया तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसका इस घर पर अधिकार ही नहीं रहा है। अंजलि की कहानी और कविता का निर्णय। और अब ये फोन। कविता समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बेटी रीना को हो क्या गया है। डोरबेल ने उसकी विचार तंद्रा को भंग कर दिया। सामने उसकी पड़ोसन अंजलि थी। कविता क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है, कहूं या न कहूं। अब बता भी बात क्या है। तू तो जानती ही है पल्लव का अभी पिछले वर्ष ही विवाह किया है, वो भी बिना दहेज के। पल्लव और संजना दोनों ही अच्छा कमा रहे हैं, लाखों का पैकेज है दोनों का, पर जब देखो भिखमंगों की तरह हाथ ही फैलाए रहते हैं। उन्हें घर खरीदना है, उसके लिए उन्हें डिपॉजिट के लिए 10 लाख चाहिए। अभी 6 महीने पूर्व ही कार के लिए 2 लाख दे चुके हैं। शून्य में निहारते हुए कविता ने कहा, अंजलि गलती उनकी नहीं हमारी है। हम बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित नहीं किया। हमने उन्हें जीवन की कटु सच्चाइयों से दूर रखा। सच तो ये है, अंजलि पुत्र हो या पुत्री, जब वे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं तो उन्हें ये एहसास दिलाना आवश्यक है कि अब वे अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं से स्वयं निपटें। अंजलि कहकर चली गई। कविता ने सोच लिया था कि वो रीना की इस मांग के बारे में विनीत को कुछ नहीं बताएगी, स्वयं ही कोई न कोई रास्ता निकालेगी। दूसरे दिन विनीत को ऑफिस भेजकर निपटी ही थी कि फिर रीना का फोन आया। मम्मा क्या तुमने डैड से पूछा? बेटी तुम तो हमारे घर की स्थिति से भलीभांति परिचित हो। अभी तुम्हारे विवाह पर इतना खर्च हुआ है, सीमा का विवाह भी करना है। स्वर में अनचाहे ही गिड़गिड़ाहट आ गई थी। सिर्फ 10,000 ही तो मांग रही हूं, उसके लिए भी तुम मना कर रही हो। फ्लैट बुक कराया है, उसी के लिए 2 लाख एडवांस देना पड़ा है, इसलिए तुमसे मांग रही हूं। तुम तो कहती थी कि हमारा जो कुछ है वो तुम दोनों का है, फिर मना क्यों कर रही हो? कहकर उसने क्रोध में फोन रख दिया था। अब और नहीं, माइनस कविता का दृढ़ संकल्प। यह उसका चिरपरिचित अंदाज था। उसे मालूम था उसका फोन फिर आएगा, पर इस बार उसने भी निर्णय ले लिया था कि इस बार वो नहीं झुकेगी। आखिर कब तक वो उसकी जायज और नाजायज मांगों को पूरा करती रहेगी? कब वो अपने माता पिता के एहसासों को समझेगी? अब वो बच्ची नहीं है। माता पिता का काम बच्चे को पालना ही नहीं,
उन्हें सुखी भविष्य देने के साथ साथ उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराना है। आज हम हैं, पर जब कल हम नहीं रहेंगे तब तो उसे अपनी समस्याओं से स्वयं ही जूझना होगा। आखिर कब तक उसकी मांगों के आगे हम सिर झुकाते रहेंगे? कभी न कभी, कहीं न कहीं तो इन नाजायज दस्तकों मांगों पर रोक लगानी ही होगी, फिर आज से ही क्यों नहीं। वो विनीत से बात भी नहीं कर पाई थी कि शाम को ऑफिस से विनीत के आते ही फोन की घंटी बजी। फोन विनीत ने ही उठाया। फोन रीना का ही था। उसकी मांग सुनकर उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, मैं पैसे भेज दूंगा। कविता के पूछने पर विनीत ने रीना की कही बात बताई तो कविता ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपनी बात रखी। विनीत ने सहज स्वर में कहा, कविता, रीना हमारी बच्ची है, हमसे कुछ मांग रही है तो मना करना उचित नहीं है। वैसे भी अगले माह उसका जन्मदिन है, यही सही। वैसे भी इसी महीने मेरी एक NSC मैच्योर हो रही है, करीब 50,000 के करीब मिलेंगे। अब 25,000 ही डालूंगा। विनीत की पेशकश सुनकर कविता चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई, पर विनीत के चेहरे पर छाया दर्द उसे इतना अवश्य एहसास करा रहा था कि आज की पीढ़ी जरूरत से ज्यादा स्वार्थी और लालची होती जा रही है। आज के इस यथार्थ से जूझती कविता को दुख तो इस बात का था कि लड़के तो लड़के, आज लड़कियां भी माता पिता से रुपए ऐंठने में पीछे नहीं हैं। सिर्फ उसकी ही नहीं, उसकी सखियों की भी अपने बेटे बेटियों से यही शिकायत है। पर इसमें दोष किसका है? अंतर्मन ने टोका। दोष बच्चों का ही है, वही स्वार्थी होते जा रहे हैं। पर क्यों? क्योंकि तुमने उनमें सिर्फ अपने बारे में सोचने की प्रवृत्ति पैदा की है। तुम मानो या न मानो, दोष तुम जैसों का ही है। शायद तुम ठीक कह रही हो। बच्चों में कुंठा न पनपे, हीन भावना न आए, इसलिए हम बच्चों की जायज और नाजायज मांगे पूरी करते जाते हैं। जब अति होने लगती है तब हम बच्चों को दोष देने लगते हैं। वास्तव में दोषी हम ही हैं, हमारी परवरिश है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाले अंदाज में कविता अस्त होते सूरज की ओर देखने लगी। कभी कोई न कोई किरण आकर उसके मन के अंधेरों को अवश्य दूर करेगी, कभी तो रीना अपने माता पिता का दर्द समझेगी। इस आस के संग उसने अपने घायल तन मन को समझाने के साथ अपने अनियंत्रित विचारों को झटकने का प्रयत्न किया तथा विनीत के लिए चाय बनाने चल दी। विनीत के पैसे भेजने की बात सुनकर कविता को गहरा धक्का लगा। ये सिर्फ 10,000 रुपए का सवाल नहीं था, बल्कि ये रीना की उस आदत को और बढ़ावा देने जैसा था जिससे वो और विनीत दोनों ही भीतर से टूट रहे थे। विनीत, जो हमेशा उसे समझाते थे कि बच्ची है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आज उनके चेहरे पर भी वो अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कविता समझ गई थी कि उनके मन में भी दर्द है, पर पिता होने के नाते वे अपनी बेटी की आवश्यकता को पूरा करने से खुद को रोक नहीं पाए। अगले दिन कविता ने रीना को फोन नहीं किया। उसने तय कर लिया था कि वो अब इस रिश्ते में एक नया अध्याय शुरू करेगी, जहां वो केवल देने वाली मां नहीं बल्कि सिखाने वाली मां बनेगी। उसने विनीत को भी ये स्पष्ट कर दिया कि इस बार वो चुप नहीं बैठेगी। आप उसे पैसे दे रहे हैं, ये उसकी समस्या को हल नहीं कर रहा, ये हमारी समस्या को बढ़ा रहा है, उसने साफ कहा। क्या आप चाहते हैं कि सीमा भी यही सब सीखे, कि माता पिता रिटायरमेंट की बचत भी बच्चों की कभी न खत्म होने वाली मांगों पर लुटा दें? विनीत मौन रहे। वो जानते थे कि कविता सही कह रही है, पर रीना के चेहरे पर हल्की सी नाराजगी भी उनसे सहन नहीं होती थी। माँ बेटी का आमना सामना। 1 सप्ताह बाद रीना का फोन आया। इस बार उसका स्वर शिकायत भरा था। मॉम, आपने कहा था कि डैड से बात करेंगी, पैसे आए नहीं, अब मुझे AC लेना ही पड़ेगा। मरीजों से भरी OPD से आकर रात भर नींद ना मिले तो मैं काम कैसे करूंगी? कविता ने इस बार धैर्य से काम लिया। रीना, मैंने डैड से बात की थी, उन्होंने कहा कि वो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी इस छोटी सी मदद के लिए उन्हें क्या करना पड़ा है? तुम्हारी शादी का लोन अभी चुकाया जा रहा है और सीमा की इंजीनियरिंग की फीस आसमान छू रही है। रीना तुरंत पलटवार किया। मॉम, आप हमेशा मुझे सीमा के विवाह और लोन का ताना क्यों देती हैं? क्या मेरी शादी के लिए खर्चा करना आपका कर्तव्य नहीं था? हम दोनों डॉक्टर हैं, हम कमा रहे हैं, क्या इतना भी अधिकार नहीं है कि मुश्किल में आपसे मदद मांग सकें? ये आपका ही तो घर है। कविता के दिल में दर्द उठा, पर वो टूटी नहीं। ये घर हमारा है और ये तुम्हारा भी है बेटी। पर अधिकार सिर्फ लेने का नहीं होता, देने का भी होता है। तुमने 70 लाख का फ्लैट बुक किया है, तुम्हारा एक अलग नर्सिंग होम शुरू करने का प्लान है। तुम दोनों एक महीने में जितना कमाते हो विनीत साल भर में नहीं कमा पाते। फिर भी तुम एक इमरजेंसी फंड क्यों नहीं बना पाई? कड़वी सच्चाई का सामना। हम अपने लाइफस्टाइल पर खर्च करते हैं मॉम, क्योंकि हम कड़ी मेहनत करते हैं और हम वर्तमान में जीना पसंद करते हैं, आपकी पीढ़ी की तरह बूढ़े होने का इंतजार नहीं करते, रीना ने लापरवाही से कहा। वर्तमान में जीना अच्छी बात है, पर वर्तमान को इतना स्वार्थी बना देना कि तुम्हें अपने माता पिता के भविष्य की चिंता ही न रहे, ये कौन सा जीना है? कविता का स्वर अब स्थिर था। क्या तुम्हें याद है जब पहला AC
आया था तो हमने पहले तुम्हारे कमरे में लगवाया। जब तुम्हें बाइक दिलवाई तो हमारी पहली प्राथमिकता ये थी कि तुम थककर बीमार न पड़ो। हमने अपनी हर जरूरत को किनारे करके तुम्हारी हर मांग पूरी की, क्योंकि हम तुम्हें अभाव की कुंठा से दूर रखना चाहते थे, पर हमने तुम्हें आत्मनिर्भर बनने से रोक दिया। कविता कुछ देर रुकी और फिर बोली, तुम्हारी बहन सीमा कल तुम्हारे फ्लावर पॉट ले जाने पर बहुत नाराज थी। उसने कहा था, दीदी स्वयं भी तो खरीद सकती हैं। जब तुम अमीर होकर कमाकर छोटी छोटी चीजों के लिए भी हम पर निर्भर रहती हो तो ये दूसरों को क्या संदेश देता है? क्या ये सच नहीं है रीना कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो? अगर तुम और नवीन इतना कमा रहे हो तो तुम हमें अपनी कमाई में से कुछ दे नहीं सकती, तो कम से कम मांग तो मत करो। रीना के पास कोई जवाब नहीं था। उसका क्रोध अचानक शांत हो गया था, जैसे उसे एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा हो। उसने फोन काट दिया। अंजलि के साथ साझा दर्द और समाधान। अगले दिन कविता बालकनी में बैठी थी। आज उसका मन थोड़ा हल्का था, क्योंकि उसने वो कह दिया था जो वर्षों से उसके सीने में दबा था। तभी अंजलि आई। उसके चेहरे पर भी गहरी उदासी थी। आज विजय और पल्लव की बहुत बड़ी बहस हुई, अंजलि ने बताया। पल्लव ने कहा कि अगर हमें इतना सोचना पड़ता है तो हम क्यों कमाते हैं। उसने कहा कि हम स्वार्थी हैं, क्योंकि हम उसे घर के लिए पैसे नहीं दे रहे, जबकि हम पुराने बेकार घर में रह रहे हैं। उसने धमकी दी कि वो हमारी देखभाल नहीं करेगा जब हमें जरूरत होगी। कविता ने अंजलि का हाथ पकड़ा। यही वो बात है अंजलि जो मेरे मन में थी। ये बच्चे हमारी पुराने जमाने की मानसिकता का फायदा उठा रहे हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कल हमें कौन देखेगा। पर तुमने रीना के लिए सब किया, मैंने पल्लव के लिए सब किया, फिर भी वे हमें स्वार्थी कहते हैं, क्योंकि हमने उन्हें एक ऐसी दुनिया दी जहां उन्हें लगता है कि सब कुछ उनका अधिकार है और माता पिता की बचत एक ओपन बैंक अकाउंट है। तो अब क्या करें कविता? रिश्ता तोड़ दें? अंजलि ने उदास होकर पूछा। नहीं, रिश्ता नहीं तोड़ना है, बल्कि रिश्ते को संतुलित करना है। हमें उन्हें ये जताना होगा कि हम उनके आर्थिक गुलाम नहीं हैं। तुम पल्लव से कहो कि तुम और विजय वनिता के विवाह के लिए बचत कर रहे हो और तुम दोनों को अपनी रिटायरमेंट के लिए भी बड़ी राशि अलग रखनी है। कहो कि तुम उसकी मदद सिर्फ एक बार ही कर सकती हो, और वो भी सिर्फ 5 लाख, क्योंकि ये उसका पहला घर है, पर उसके बाद उसे पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना होगा। उसे अपनी वित्तीय योजनाएं खुद बनानी होंगी। अंजलि के चेहरे पर एक नई दृढ़ता आई। तुम ठीक कह रही हो कविता, हमें उन्हें जीवन के कांटों से बचाना बंद करना होगा। आज अगर हम इन नाजायज मांगों पर रोक नहीं लगाएंगे तो कल हम सड़क पर होंगे। बदलाव की सुबह। शाम को विनीत ऑफिस से लौटे तो वो चुप थे। कविता ने उन्हें चाय दी और प्यार से कहा, मैंने रीना से बात की थी। विनीत ने घबराकर पूछा, क्या कहा उसने? नाराज होगी। वो नाराज थी और उसने फोन काट दिया, कविता ने स्वीकार किया। पर मैंने उसे वो सब बता दिया जो वर्षों से हमारे मन में था। हमने अपनी परवरिश की गलती को स्वीकार किया विनीत। हमने उन्हें ये एहसास ही नहीं कराया कि पैसा कितनी मेहनत से आता है। पर अब बहुत हुआ। हमने ये तय किया है कि हम अब सीमा की पढ़ाई के लिए और अपनी रिटायरमेंट के लिए बचत पर ध्यान देंगे। अब हम रीना की मांगों को सिर्फ तभी पूरा करेंगे जब वो वास्तव में जीवन और मृत्यु का सवाल हो। विनीत कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली, जो 1 सप्ताह से अटकी हुई थी। शायद तुम सही हो कविता। मुझे भी लगा था कि मैं अपनी बेटी के लिए गलत कर रहा हूं, पर मैं उसे नाराज नहीं देखना चाहता था। ठीक है, अब नहीं। हम उन्हें उनके पैरों पर खड़े होने देंगे। अगले दिन विनीत ने बैंक में जाकर एनएससी की मैच्योर हुई रकम में से 50,000 पूरे फिक्स डिपॉजिट में डाल दिए, न कि 25,000 जैसा कि उन्होंने पहले सोचा था। उन्होंने एक बार भी रीना को फोन करके पैसे भेजने की बात नहीं कही। 2 दिन बाद रीना का एक छोटा सा मैसेज आया, मॉम, नवीन ने लोकल सप्लायर से किश्तों पर एसी ले लिया है। कविता के मन में संतोष की एक लहर दौड़ गई। एसी आ गया था, और वो भी बिना माँ बाप के ओपन बैंक अकाउंट का सहारा लिए। हो सकता है कि रीना पूरी तरह से न बदली हो, पर इस बार उसने अपनी समस्या का हल स्वयं निकाला था। कविता ने बालकनी से अस्त होते सूरज को देखा, पर अब उसमें उदासी नहीं थी। सूरज फिर उगेगा और वो अपने साथ आशा की एक नई किरण लाएगा। वो जानता थी कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, पर आज उसने और विनीत ने मिलकर अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी में आत्मनिर्भरता की पहली नींव रखी थी। उसने उठकर विनीत के लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। उसके मन में एक नई ऊर्जा और संकल्प था। रीना के उस छोटे मैसेज, मॉम, नवीन ने लोकल सप्लायर से किश्तों पर एसी ले लिया है, ने कविता के मन में एक गहरा ठहराव ला दिया। यह मैसेज केवल एक सूचना नहीं था, बल्कि उनकी चुप्पी और दृढ़ता की पहली जीत थी। विनीत ने भी उस संदेश को पढ़ा, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
वे जानते थे कि अब किसी भी तरह की प्रतिक्रिया रीना की नाराजगी को बढ़ा सकती है, और वे कविता के नए परवरिश मॉडल को एक मौका देना चाहते थे। अगले कुछ हफ्तों तक रीना का कोई फोन नहीं आया। यह मौन कविता को बेचैन कर रहा था। एक तरफ उसे शांति थी कि अब कोई नई आर्थिक मांग नहीं आएगी, पर दूसरी तरफ एक माँ का दिल अपनी बेटी से दूर रहने पर दुख महसूस कर रहा था। क्या उसका कड़ा रुख, जिसमें सच्चाई थी, रिश्ते में दरार डाल चुका था? तभी सीमा घर आई छुट्टियों में। वो हॉस्टल से आई थी और उसका व्यवहार रीना से बिल्कुल विपरीत था। वो आते ही सीधे कविता के पास गई, उनके पैर छुए और उन्हें गले लगाया। मॉम, आप ठीक हैं? घर कुछ शांत शांत लग रहा है, सीमा ने कहा। हाँ, बस यूं ही, कविता ने टालना चाहा। नहीं, मुझे पता है। दीदी का फोन नहीं आया ना, जब से आपने उन्हें किश्तें भरने का पाठ पढ़ाया है, सीमा ने मुस्कान दबाते हुए कहा। सीमा के इस व्यंग्य में प्यार था। मॉम, आप गलत नहीं थीं। हॉस्टल में भी मैं देखती हूँ, जो बच्चे अपने पेरेंट्स की कमाई को अनलिमिटेड मानते हैं, वे कभी अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेते। दीदी स्मार्ट हैं, पर फाइनेंशियल इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। उन्हें लगता है कि पैसा पेड़ों पर उगता है और माता पिता का काम सिर्फ सप्लाई करना है। सीमा की ये समझदारी कविता के टूटे हुए मन को थोड़ी राहत दे गई। उसे लगा कि उसकी परवरिश कम से कम एक बेटी के लिए तो सार्थक हुई है। सीमा की पहल और नई पीढ़ी का नजरिया। एक शाम सीमा अपने कमरे में कुछ पेंटिंग्स पर काम कर रही थी। कविता चाय लेकर उसके पास बैठी। मॉम, मुझे आपको कुछ दिखाना है, सीमा ने एक लिफाफा कविता को दिया। लिफाफे में कुछ 1000 रुपए थे। कविता हैरान रह गईं। ये क्या है बेटा? मॉम, ये मेरी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन में से एक की रॉयल्टी है। मैंने उस पेंटिंग को बेचा था। मैं सोच रही हूँ इस पैसे से मैं अपने हॉस्टल और कॉलेज के कुछ छोटे मोटे खर्च खुद उठाऊंगी। मुझे पता है कि डैड पर कितना प्रेशर है और मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी के लिए जमा किया गया पैसा मेरी छोटी जरूरतों पर खर्च हो जाए, सीमा ने कहा। कविता की आंखों में आंसू आ गए। ये पहली बार था जब उसके बच्चे ने उनसे लिया नहीं बल्कि दिया था। बेटा, ये तो तुम्हारी मेहनत है, तुम्हें इसे अपने पास रखना चाहिए, कविता ने कहा। नहीं मॉम, मेरी बचत यही है कि जब मुझे जरूरत हो तब मेरे पास डैड की चिंता से मुक्त एक माँ हो जो तनाव में न हो। यह मेरी ओर से आपके रिटायरमेंट फंड के लिए छोटी सी किश्त है, सीमा ने जोर देकर कहा। उस रात कविता चैन की नींद सोई। उसे एहसास हुआ कि उसकी परवरिश में सब कुछ खराब नहीं हुआ था। सीमा ने संतुलन बनाना सीख लिया था, अपने जुनून, पेंटिंग से पैसा कमाना और परिवार की आर्थिक स्थिति को समझना। रीना की वापसी और एक नया एहसास। सीमा के वापस हॉस्टल जाने के लगभग 1 महीने बाद रीना का फोन आया। इस बार उसका स्वर न तो चहकता हुआ था और न ही क्रोधित। वो बहुत शांत और औपचारिक थी। मॉम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली नवीन और मैं आपको और डैड को डिनर पे बुलाना चाहते थे। इस वीकेंड आप फ्री हैं? कविता को थोड़ा अजीब लगा, पर उन्होंने सहमति दे दी। वीकेंड पर जब वे रीना के फ्लैट पर पहुंचे तो सब कुछ बेहद व्यवस्थित था। नया एसी भी लगा हुआ था। रीना ने खुद खाना बनाया था, न कि बाहर से मंगाया। डिनर के दौरान बातचीत बहुत हल्की फुल्की रही, जिसमें ना पैसों की बात हुई और ना एसी की। जब वे जाने लगे तो रीना विनीत के पास आई और बोली, डैड, मुझे पता है कि मैंने आपसे बिना सोचे समझे पैसे मांगे थे। मुझे माफ कर दीजिए। हमें लगा था कि हम हकदार हैं। विनीत की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने रीना को गले लगाया। कोई बात नहीं बेटा, हम जानते हैं कि तुम हमें प्यार करती हो, बस तुम अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा कम समझती थी। फिर रीना कविता के पास आई। वो थोड़ा हिचकिचाई और फिर बोली, मॉम, मुझे आपकी बात बहुत कड़वी लगी थी। मुझे लगा कि आपने मुझे सीमा से कम प्यार किया है, पर जब मैंने सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि आप सही थीं। मुझे ये भी एहसास हुआ कि आपकी परवरिश का तरीका गलत नहीं था, बल्कि मेरे सोचने का तरीका स्वार्थी था। आपने हमें हमेशा अधिकार दिए, पर कर्तव्य नहीं सिखाए। रीना ने एक लिफाफा कविता को दिया। मॉम, ये हम दोनों की तरफ से आपके और डैड के लिए है। इस घर के रिनोवेशन में लगाइएगा जो आप सालों से टाल रहे हैं। लिफाफे में 20,000 रुपए थे। ये बड़ी रकम नहीं थी, पर यह भावनाओं की बड़ी जीत थी। ये पहली बार था जब रीना ने माता पिता से लिया नहीं बल्कि अपनी मर्जी से दिया था। कविता का यथार्थ और सामाजिक बदलाव। घर लौटकर विनीत ने कविता से कहा, तुम जीत गईं, कविता। तुम्हारी दृढ़ता ने हमारी बेटी को जिम्मेदार बनाया। कविता ने विनीत को प्यार से देखा। नहीं विनीत, हम दोनों जीत गए। हम हार मान लेते तो वो कभी नहीं समझ पाती। ये जीत सिर्फ हमारी नहीं है, ये उस परिवर्तनशील सामाजिक सोच की जीत है जहां माँ बाप को भी अपने बच्चों से कहना पड़ता है कि हमारा भी एक जीवन है।
वो जानती थी कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी। रीना की मांगें पूरी तरह से खत्म नहीं होंगी, पर अब वो पहले सोचने लगी थी। उसने अंजलि को फोन किया और उसे पल्लव के लिए भी यही सीमित सहायता और आत्मनिर्भरता का मॉडल अपनाने की सलाह दी। कविता अब पहले से ज्यादा तनावमुक्त रहने लगी थी। उसने अपनी बालकनी वाली कुर्सी पर बैठकर सिलाई, बुनाई और क्रोशिये का काम फिर से शुरू कर दिया। वह अखबार भी पढ़ती थी, पर अब उसमें सिर्फ मारकाट नहीं दिखती थी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और युवाओं के रोजगार पर लिखे लेखों में उसे एक नई उम्मीद दिखती थी। उम्मीद की उसकी बेटियों जैसी नई पीढ़ी जो आज दहेज या आराम को प्राथमिकता दे रही है, एक दिन अपने माता पिता के त्याग और उनकी वित्तीय सुरक्षा के महत्व को समझेगी। सूरज अस्त हो रहा था और कविता ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अतीत के पन्ने अब उसे बेचैन नहीं करते थे। उसे याद आया कि जब वो रीना की विदाई पर रोई नहीं थी तो लोगों ने उसे पत्थर दिल कहा था, पर आज वो समझ गई थी कि माँ का दिल पत्थर का नहीं होता, वो तो मोम की तरह पिघलता है, पर उसे अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कभी कभी पत्थर की तरह मजबूत भी बनना पड़ता है। उसने अपने भीतर की निराशा को झटक दिया। कल एक नई सुबह होगी और वो अपनी दोनों बेटियों के साथ एक स्वस्थ और सम्मानजनक रिश्ता बनाने के लिए तैयार थी, जहां वे एक दूसरे को बिना किसी शर्त के प्यार करते थे, पर बिना किसी दबाव के लेते या देते थे। ये एहसास उसे एक नई ऊर्जा से भर गया। 4 वर्षों का अंतराल और सीमा का विवाह। रीना को अपनी गलती का एहसास हुए और विनीत द्वारा बचत की नई रणनीति अपनाने के बाद 4 साल गुजर चुके थे। इस दौरान घर का माहौल काफी हद तक सुधर गया था। रीना अब नियमित रूप से फोन करती थी, लेकिन उसकी बातों में कभी कोई आर्थिक मांग नहीं होती थी। वो अपने नर्सिंग होम की प्रगति और नवीन की व्यस्तताओं के बारे में बात करती। रीना की तरफ से दिया गया 20,000 का लिफाफा कविता ने अभी तक खर्च नहीं किया था। वो उसे उनकी नई समझदारी का प्रतीक मानती थी। इस अंतराल में सीमा ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की और उसे एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी शुरू होते ही सीमा ने पहली चीज यह की कि विनीत का लोन चुकाने में मदद की और हर महीने एक निश्चित राशि कविता के कहने पर एक अलग माँ बाप का रिटायरमेंट फंड में डालना शुरू कर दिया। कविता को सीमा पर गर्व था। अब बारी सीमा के विवाह की थी। सीमा ने स्वयं ही माता पिता को आश्वस्त कर दिया था कि वो कोई रीना स्टाइल की मांग नहीं करेगी। वर के रूप में उन्हें अतुल पसंद आया, जो एक मेहनती सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और सादे जीवन में विश्वास रखता था। अतुल के परिवार ने भी दहेज या भव्यता पर कोई जोर नहीं दिया। सीमा का विवाह, त्याग का नया अध्याय। विवाह की तैयारियां सादगी और खुशी के साथ शुरू हुईं। कविता ने अपनी बचत, जो उन्होंने सालों तक रीना की मांगों के बावजूद बचाकर रखी थी, और विनीत की पीएफ की राशि का उपयोग किया। एक शाम जब कविता और विनीत शादी के सामान की लिस्ट बना रहे थे, रीना और नवीन उनसे मिलने आए। रीना ने लिस्ट देखी और पिछली बार की तरह तुरंत कोई स्मार्ट टीवी या डिजाइनर लहंगा नहीं मांगा, बल्कि एक प्रस्ताव रखा। मॉम, मैं जानती हूँ कि आप और डैड सीमा की शादी को लेकर बहुत तनाव में हैं। मेरी शादी पर जो खर्च हुआ था उसके लिए मैं फिर से माफी मांगती हूँ, रीना ने विनम्रता से कहा। नवीन और मैंने मिलकर तय किया है, सीमा और अतुल दोनों ही सब कुछ खुद खरीद सकते हैं, इसलिए। रीना ने एक चेक निकालकर विनीत को थमा दिया। डैड, ये मेरी तरफ से सीमा को उपहार है। ये आप सीमा को नहीं देंगे, ये मेरी तरफ से आपके और मॉम के लिए है। इस पैसे से आप दोनों अपनी रिटायरमेंट के लिए एक छोटी सी तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, जिसकी आप वर्षों से योजना बना रहे थे। चेक एक बड़ी राशि का था। विनीत और कविता दोनों की आंखों में आंसू आ गए। ये केवल पैसे नहीं थे, ये रीना का पश्चाताप, प्रेम और जिम्मेदारी का प्रतीक था। बेटा, इतनी बड़ी रकम की क्या जरूरत थी? विनीत ने गला साफ करते हुए पूछा। जरूरत थी डैड, क्योंकि अब मुझे समझ आया है कि आप लोगों का खर्च मेरी इच्छाएं पूरी करने से ज्यादा जरूरी है, रीना ने दृढ़ता से कहा। वैसे भी सीमा को हमने खुद ही कुछ जरूरी फर्नीचर दे दिया है और बाकी वो अपने पैसों से लेगी। यह मेरा कर्तव्य है। कविता ने रीना को कसकर गले लगा लिया। आज उसका मन शांत था। उसकी पत्थर सी दृढ़ता ने आखिरकार मोम को पिघला दिया था। विदाई और संतोष का भाव। सीमा का विवाह हंसी खुशी संपन्न हुआ। विदाई के समय कविता ने फिर से अपने आंसू रोके, पर इस बार आस पड़ोस की टिप्पणियों की उसे कोई चिंता नहीं थी। आज क्यों नहीं रो रही कविता? बेटी जा रही है, एक पुरानी पड़ोसन ने पूछा। कविता ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया। आज रोने की जरूरत नहीं है दीदी, आज मैं खुश हूँ। मैंने अपनी दोनों बेटियों को साफ, स्वच्छ और जिम्मेदार मन के साथ विदा किया है। एक ने अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए घर बसाया है और दूसरी अब हमारी जिम्मेदारियां उठाने को तैयार है। मेरी परवरिश का फल मिल गया है और इस खुशी में आंसू नहीं बहते दीदी, सिर्फ शांति मिलती है। रीना और नवीन भी विदाई के बाद कुछ देर रुके। रीना ने कविता के पास आकर कहा, मॉम, अब आप और डैड की बारी है। आप अपने लिए जिएं। आप दोनों बस खुश रहें।
अंतिम निष्कर्ष, दोष किसका? कुछ दिनों बाद अंजलि कविता से मिलने आई। उसके चेहरे पर भी संतोष था। कविता, पल्लव ने भी अब घर के लिए हमारी बचत मांगना बंद कर दिया है। वो और संजना अब किश्तों का हिसाब खुद लगा रहे हैं। तुमने हमें सही समय पर जगा दिया। कविता ने एक गहरी सांस ली, अस्त होते सूरज को देखते हुए। उसका अंतर्मन अब शांत था। दोष बच्चों का नहीं था अंजलि, कविता ने कहा। दोष हमारी परवरिश में था, जिसने उन्हें संघर्ष करना नहीं सिखाया। हमने उन्हें अभाव से बचाने के लिए इतना कुछ दिया कि उन्हें लगा कि जीवन बिना किसी प्रयास के ही सब कुछ दे देता है। हमने उन्हें सिर्फ पाने की कला सिखाई, त्यागने या संघर्ष करने की नहीं। पर अब सब ठीक है, विनीत ने पास आते हुए कहा। तुम्हारी जिद और हमारी चुप्पी ने एक संतुलन बना दिया है। हमारे बच्चे अब प्रेम और पैसे के बीच का अंतर समझते हैं। कविता के चेहरे पर एक गहरी शांति छा गई। आज उसे एहसास हुआ कि उसकी जीवन यात्रा का ये पाठ सिर्फ उसकी बेटियों के लिए नहीं था, बल्कि उसके और विनीत के लिए भी था। उन्हें भी अपनी बेटियों की इच्छाओं के आगे झुकना बंद करके अपने जीवन और अपनी बचत को सम्मान देना सीखना था। अस्त होता सूरज अब पूरी तरह डूब चुका था, पर कविता के मन में कोई अंधेरा नहीं था। उसे पता था कि कल सुबह आशा की नई किरण के साथ वो फिर उठेगी और अब उसके जीवन में अपनी जिम्मेदारियों और खुशियों के लिए भी जगह होगी। वह विनीत के लिए चाय बनाने चल दी, एक शांत और संतुष्ट हृदय के साथ।